भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोटोरोला एज 40 की। और आपने इसकी तारीफें तो बहुत सुनी होंगी कि क्या गजब की इन हैंड फील है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है जिसकी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और आई थिंक मैं इकलौता यूट्यूबर हूं जिसने इसके वीगन लेदर वाला और ये प्लास्टिक वेरिएंट दोनों यूज करा है। तो आज आपका भाई बताएगा आपको कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए दोनों में से, और मेरा एक्सपीरियंस 2 हफ्ते में इस फोन के साथ कैसा रहा। अभी देखो फोन की इन हैंड फील काफी अच्छी, और ये वाला वेरिएंट है मेरे पास प्लास्टिक वाला, फिंगरप्रिंट इस पे लग जाते हैं, लेकिन जो वीगन लेदर वाला है ना भाई वो काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी इन हैंड फील भी काफी प्रीमियम है। बट वीगन लेदर तो दे दी भाई मोटोरोला ने, लेकिन फ्रंट में कॉस्ट कटिंग करी है। यहाँ पर जो ग्लास यूज करा है मोटोरोला ने क्लियरली नहीं बताया था कि कौन सा है, बट काफी साइड पे मेंशन है कि ये किसी जापानीज NEG मैन्युफैक्चरर ने बनाया है इसका ग्लास, और इस पर इतनी ज्यादा स्क्रैचेस लगती है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जब आप इस फोन को उल्टा रख दोगे ना तो भाई इस पे बहुत ज्यादा स्क्रैच लग रही है इजीली, एंड स्पेशली इसके कर्व वाले पार्ट पे तो स्क्रैच से भरपूर भरने वाला है फोन। और दिक्कत वाली बात यह कि मोटोरोला प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी नहीं देता है, और यही तक बात नहीं टिकती है। मार्केट के अंदर मोटोरोला के कोई भी फोन, चाहे फ्लैट स्क्रीन वाला फोन हो, ये तो जब भी कर्व वाला है, उनके स्क्रीन गार्ड इजीली अवेलेबल नहीं है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमारे घर में मोटोरोला एज 30 है, उसका स्क्रीन गार्ड अब जाके ऑनलाइन मिला है। हालांकि अच्छी बात है कि मोटोरोला बॉक्स के अंदर अपना बैक कवर देता है, बट उसके बाद जब वो खराब हो जाता है तो दूसरा आफ्टर मार्केट से बाय करना पड़ता है। तो मार्केट के अंदर भाई इनके बैक कवर भी इजीली अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन बाय भी कर लेते हो ना तो भाई कवर की एजेस आती है कैमरे में, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है, और फिटिंग भी अच्छी नहीं रहती। तो मोटोरोला के फोन के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैंने एक वियर्ड चीज नोट करी है मेरे दोनों यूनिट के साथ, वीगन लेदर और इसके साथ, दोनों के ही अल्ट्रा वाइड लेंस पे सेम स्क्रैच लगी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेन में स्क्रैच नहीं लगी लेकिन अल्ट्रा वाइड में लगी है। तो आई थिंक इन्होंने दोनों में अलग अलग प्रोटेक्शन यूज करी है, और मैंने दोनों वेरिएंट यूज करे हैं। तो वीगन लेदर और इसमें जो थोड़ा सा मैंने डिफरेंस नोट करा, एक तो इन हैंड फील ऑब्वियसली वीगन लेदर थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है इसके कंपैरिजन में, और दूसरा वहां पर भाई वीगन लेदर होने की वजह से 1-2 डिग्री ज्यादा टेंपरेचर रहता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो हीटिंग प्रॉपर्टीज है वो भाई मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती हैं। बाकी बिल्ड में एक कमी और है इसकी, आप एक ही फिजिकल सिम यूज कर सकते हो, दूसरी आपको ई सिम यूज करनी पड़ेगी। मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं रेगुलरली फोन चेंज करता हूं और मैं 2 सिम ही यूज करता हूं, तो बार बार मेरे को कॉल सेंटर पे फोन करके ई सिम एक्टिवेट करानी पड़ेगी। ये मेरे को एक झंझट लगा इस फोन के साथ। इसके अलावा भाई जैसे मोटोरोला कैमरा के लिए बदनाम था, मोटोरोला एज 30 के भी कैमरास लोगों को पसंद नहीं आए थे, बट इस बार भाई सीन चेंज कर दिया है मोटोरोला ने। जो वीडियो क्वालिटी है इस प्राइस रेंज के अंदर Realme 11 Pro Plus Poco F5 से बेहतर निकाल के दे रहा है। ये किसी भी तरीके की कॉन्ट्रास्टी वीडियो नहीं है, स्टेबलाइजेशन भी बेहतर है। और आई थिंक ये 30,000 में इकलौता फोन है जो 4K में आपको स्टेबलाइजेशन दे रहा है, फ्रंट कैमरे में। बस वहां पर लाइट कंट्रोल का मेरे को थोड़ा सा इशू लगा है, बट भाई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेरे को ये फोन ठीक लगा है, फ्रंट बैक दोनों ही कैमरा में। एंड डे लाइट कंडीशन फोटोज भाई मेन कैमरा फ्रंट कैमरे की मेरे को ठीक लगी है। बट एक चीज यूजलेस है जो कि मार्केटिंग के लिए इन्होंने आई थिंक यूज करी है, वो है 35mm 50mm में आप पोर्ट्रेट मोड ले सकते हो, तो 1x में ही लो भाई, वही इनफ है। और वहां पर भी मैंने देखा पोर्ट्रेट मोड के टाइम पे ओवर शार्पनिंग करता है, हालांकि एज डिटेक्शन ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक इशू लगा है, बट अच्छी बात यह कि इस प्राइस रेंज वाले फोन या तो ओवर सैचुरेटेड कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं फोटो को, बट ये काफी बैलेंस रखता है कलर्स को। तो इस बार मोटोरोला ने काफी काम करा भाई कैमरास में, और अल्ट्रा वाइड भी इसका अच्छा है। बट दिक्कत आती है इसके फ्रंट कैमरा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में। अगर आप स्ट्रीट लैम्प के नीचे भी खड़े होकर फोटो क्लिक करते हो तो डिस्प्ले में दिखाएगा कि आप बहुत अच्छे आ रहे हो, लेकिन प्रोसेस होने के बाद जब इमेज निकल के आती है तो काफी ज्यादा ब्लोन आउट होती है इमेज, या काफी ज्यादा शेकी होती है। तो सॉफ्टवेयर में वहां पर कुछ इशू है। इसके अलावा बैक कैमरा लो लाइट में ठीक परफॉर्म करता है, काफी आपको ब्राइट इमेज निकाल के देगा डार्क एनवायरनमेंट में भी, बट वहां पर दिक्कत आती है इसकी डिटेल्स में। हमने पोको F5 से कंपेयर करा था, Realme 11 Pro Plus से करा था, इसकी इमेज ज्यादा ब्राइट थी बट उनमें डिटेल ज्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पर डिटेल्स में मात खा जाता है। और अगर आपको उनके साथ इसका कंपैरिजन चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो कैमराज में तो डेफिनेटली बोला जा सकता है कि 30,000 में इस बार आप मोटोरोला को भी देख सकते हो। अब इस फोन में जो काफी लोगों का एक क्वेश्चन है, इसका बैटरी बैकअप कितना है, क्योंकि 4400 mAh की बैटरी है। अगर आप इसके फ्लिपकार्ट पे जाकर रिव्यूज भी देखो तो बैटरी को 3.8 की रेटिंग मिली है, मतलब इसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। तो हम इसे नॉर्मली यूज कर रहे थे, हमें भाई बैटरी बैकअप ठीक मिल रहा था, फिर हमने रिव्यूज देखे, हम घबरा गए। तो हमने इसके अंदर भाई 1 घंटे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करी, 2 घंटे इसके अंदर PUBG प्ले करा, और 2 घंटे इसके अंदर हमने 4K वीडियो फाइल प्ले करी। उसके बाद भी हमें करीब 21% बैटरी बच गई थी, और इसका जो स्क्रीन टाइम था वो 6 आवर्स का था। तो मेरी टेस्टिंग में तो भाई मेरे को फुल चार्जिंग में करीब 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है, जो कि बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे को ठीक लगा। तो मे बी जिन लोगों को बैटरी का अच्छा नहीं मिल रहा उनके साथ ये हो कि उन्होंने 5G इनेबल करा हो, नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो जिसकी वजह से बैटरी थोड़ा ज्यादा तेजी से जा रही हो, या ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा वार्म एनवायरनमेंट में हो जिसकी वजह से बैटरी बैकअप कम मिलता है। अभी मेरे आईफोन के भी यही हाल चल रहे हैं। तो मेरी टेस्टिंग में भाई ये मोटोरोला के फोन का जो बैटरी बैकअप है अकॉर्डिंग टू इसकी बैटरी कैपेसिटी वो ठीक है। बाकी 68 वोल्ट की जो फास्ट चार्जिंग है वो करीब 50 मिनट में फोन को कंप्लीट चार्ज कर देती है। तो इसकी बैटरी
से तो मैं भाई सेटिस्फाई हूँ मेरी यूजेज के हिसाब से। और एक चीज और अच्छी है जो कि ऑन पेपर के साथ साथ प्रैक्टिकली भी लगी, इन्होंने ऑन पेपर पीक ब्राइटनेस इंप्रूव करी है भाई। एक्चुअली 30,000 के अंदर सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले यही है और आउटर विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी है। यहाँ तक कि HDR कंटेंट देखते हुए सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले इसकी ही निकल के आती है, बट HDR कंटेंट देखते हुए ना इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी सैचुरेटेड हो जाती है और नॉन HDR देखते हुए काफी फीके कलर शो करती है, तो काफी ज्यादा इंबैलेंस लगी मेरे को इसकी डिस्प्ले। बट अगर आप फोन को नॉर्मली चला रहे हो तो आपको मैक्सिमम टाइम इसकी डिस्प्ले ठीक ही लगने वाली है। बट जैसे कि इसमें कर्व पैनल है, तो कर्व पैनल है तो भाई इसके साथ फ्री में आपको एक्सीडेंटल टच भी मिलेंगे, नॉर्मली नहीं मिलते, घबराओ मत। और अगर आपने कवर लगाया तो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसकी प्रीमियमनेस का पूरा मजा लेते हो और विदाउट कवर फोन चला रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो गेमिंग के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल टच मिलेंगे, तो उससे बचने के लिए आप केस लगा के इसे यूज करना। बाकी भाई इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए तो लोग एक ही फोन कहेंगे, वो है मोटरोला, क्योंकि आई थिंक 30,000 में ये इकलौता फोन है जिसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं मिल रहा। रियलमी ने भी 11 Pro Plus लॉन्च करा है, क्या ही वाहियात फोन है, उसके अंदर इतना कचरा दिया है कि मतलब 30,000 रुपए आप कचरे के लिए पे कर रहे हो। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा एक्सपीरियंस, आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। बट यहाँ पर दिक्कत आती है, इसके अंदर भी बग हैं। अगर आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोई वीडियो चला ली है और बैकग्राउंड में आप कुछ काम कर रहे हो, तो पूरा UI मस्त जिटर मारता है। और अगर आप इसके अंदर रेगुलर ऐप को ओपन कर रहे हो तो एनिमेशन भी नहीं मिलती है बहुत सी बार। और यहाँ तक कि इसके साथ बग्स भी मिले हैं, जैसे कि आप इससे अगर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये 2 सेकंड का डिले लेगा। अब मानो मेरे को किसी की इमरजेंसी तेजी से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो भाई 2 सेकंड का तो मूवमेंट निकल जाएगा ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। एंड ऐसा ही लाउड स्पीकर के साथ, अगर आप कॉल पे हो और आप लाउड स्पीकर पे फोन को लगाते हो तो 1 सेकंड का आराम से डिले ले लेता है। मेरे को तो काफी बार ये भी लगा कि भाई टच नहीं करा मैंने फोन। तो ये प्रॉब्लम को मोटरोला को अपडेट से फिक्स करना होगा। बट दिक्कत आती है अगेन इनकी अपडेट ही घटिया है। इनके फोनों के अंदर अपडेट जब मिलती है एंड्रॉइड की दूसरे, जब इनका दूसरी सीरीज आ जाती है, जैसे कि ये एज 40 है तो इसके अंदर एंड्रॉइड की अपडेट जब मिलेगी जब एज 50 आ जाएगा। अभी एज 30 के साथ सेम सीन हुआ है। और काफी बार तो मोटरोला ने ऐसा भी करा है कि 2 साल की मेजर अपडेट बोल के 1 साल की मेजर अपडेट दी है, क्योंकि भाई 2 साल में एक ही बार अपडेट निकालते हैं ना ये। तो ये मोटरोला के फोनों के साथ मेन कंसर्न है। अब इसके अंदर जैसे कि मोटरोला ने एडवर्टाइज करा था कि इसके अंदर वर्ल्ड्स फर्स्ट MediaTek Dimensity 8020 प्रोसेसर है, तो भाई देखो ये चीजें सजावट के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रोसेसर 3 साल पुराना है। और जो आपने 920 या 1080 प्रोसेसर सुना है ना, उनके अंदर भी सेम कोर्स यूज करी गई है। बट वहां पर फर्क ये है कि वहां पर पावर एफिशिएंसी कोर 6 है और परफॉर्मेंस कोर 2 है। इसके अंदर परफॉर्मेंस कोर 4 है और पावर एफिशिएंसी कोर भी 4 है, बस इतना फर्क है। बाकी कोर्स, क्लॉक स्पीड वगैरह सब सेम है। तो MediaTek हमें भाई पागल बना रहा है, बार बार नाम चेंज करता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनी उठा लेती है, ये कह के कि ये वर्ल्ड का पहला फोन है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है। तो भाई पहला है। और इसकी परफॉर्मेंस की बता दूं तो नॉर्मली आप फोन चलाओगे तो जैसे मैंने बताया मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा जिटर करता है, तो वहां पर पावर की आपको कमी आराम से महसूस होने वाली है। इसके अलावा अगर आप भाई इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हो तो देखो कैजुअल गेमर के लिए, अगर आप 1-1.5 घंटे गेमिंग करना चाहते हो, जैसे कि BGMI के अंदर भी आपको जो सेटिंग्स मिलती हैं वो 60 FPS का सिर्फ स्मूथ के अंदर ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर 45 FPS के सारे ऑप्शन है। और इसके अलावा भाई अगर आप गेम प्ले करोगे 45 FPS में तो मस्त जिटरिंग मिलेगी, 60 FPS में तो एक बार कोई दे देता है 50 के आसपास FPS। तो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस सिर्फ नॉर्मल यूजर के लिए अच्छी है इसकी। बट अच्छी बात यह कि भाई हीटिंग नहीं है इसके अंदर कोई। लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप इसका वीगन लेदर वाला वेरिएंट बाय करते हो तो वहां पर आपको 1-2 डिग्री टेंपरेचर ज्यादा मिलेगा। तो इतना यूज करने के बाद अगर बात अब रिकमेंडेशन की हो तो मैं यही कहूंगा, अगर आप 30,000 के अंदर एक क्लीन एक्सपीरियंस वाला प्रीमियम इन हैंड फील के साथ साथ प्रीमियम फीचर वाले जैसे वायरलेस चार्जिंग, IP68 रेटिंग वाला फोन ढूंढ रहे हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बट जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हमने अपनी वीडियो के अंदर रख दिए हैं, तो आप बताना कि आप उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हो क्या आप इस फोन पे 30,000 रुपए स्पेंड करना चाहोगे। वैसे चाहे तो आप लोग वेट भी कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट मंथ काफी सारे फोन भी आने वाले हैं। तो बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको फोन और वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।